हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों एसएससी जीडी का ये मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट है आपका, ठीक है। मैथ्स का ये आप लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी जीडी का, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ गए जैसे एसएससी जीडी में हमेशा पूछते आया है, ठीक है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे और सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल कोई भी अंक इधर उधर नहीं है। देख रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल जिस तरह से पूछा जाता है स्क्रीन पे, जो पिछले बार एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, उनको पता होगा कि इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम का सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो आप लोगों के सामने हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग, और आप लोग भी साथ साथ में लगाते चलिएगा। देखिए आपका जो है वो कितना सही होता है। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। और ट्रिकी मेथड से ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो समय और दूरी और चाल से है, ठीक है ना। समय, दूरी, चाल से आपका पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल से चलता है, ठीक है ना। अलग अलग रास्ता से चलता है, साइकिल से चलता है ये, ठीक है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करना है, ठीक है। औसत गति आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड पूछा है, यानी कि औसत गति पूछा है, ठीक है। देखो रास्ता है ये ABCD करके 4 रास्ता दिया गया है, ठीक है। साइकिल से जाता है, गति कितना है? रास्ता ए में इसका गति था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना था उसमें? 20 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का दूरी बी रास्ता में, गति उसका कितना था? 3 का गति था, यानी कि 1 घंटा में 3 किलोमीटर जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से उसका गति था, ठीक है। तो जब मेरे पास में गति और दूरी रहे तो इतना तो सबको पता होगा कि जब गति रहे और दूरी दिया रहे तो हमारा क्या निकल जाएगा? समय निकल जाता है, ठीक है। समय निकल जाता है। तो समय बराबर आप सभी को पता होगा, समय बराबर क्या होता है? समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूरी बटा क्या होगा? दूरी बटा चाल, यानी गति जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूरी बटा चाल हो जाएगा समय निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये दूरी है और चाल ये वाला है, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका समय 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाता है, तो इसको 20 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा समय लगेगा। इसको कितना लगेगा? इसको लगेगा 5 घंटा समय। इसको कितना समय लगेगा? इसको भी 5 घंटा समय लगेगा। और इसको कितना समय लगेगा? इसको 6 घंटा समय लगेगा, ठीक है ना। अब आपके पास में औसत गति पूछा है, तो औसत गति बराबर क्या होता है? आप सभी को पता होगा, औसत गति बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा? कुल समय, ठीक है। यात्रा में जितना समय लगा है उसका टोटल कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो गया? दूरी देखो 20 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला और 24 किलोमीटर चला। ये सब दूरी को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा, 2 1 3 4 और 2 6, यानी कि 69 किलोमीटर। कुल दूरी कितना हो गया यहाँ पे? 69। और कुल समय की बात करें तो जोड़ लो यहाँ पे, कुल समय हमारा यहाँ पे निकल के आया है। ये तो हमारा चाल है, ठीक है। गति यानी कि क्या हो जाएगा? गति मतलब चाल है। हमारा समय यहाँ पे है 4 घंटा, 5 घंटा, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 6। कैसे आया? तो दूरी को डिवाइड कर दिए हैं गति से। तो 4 5 4 9 5 14 6 20, यानी कि कुल समय कितना हो गया? 20 घंटा का समय लगा। तो कितना हो जाएगा ये? 20 3 60, 20 3 60 हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 20 चौके 80, यानी कि 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या आ जाएगा? औसत गति। ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड हमारा निकल गया। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जब भी आपसे पूछे तो कुल दूरी बटा में कुल समय। अगर कुल समय नहीं दिया है तो कुल समय आपको निकालना होगा। कुल दूरी नहीं दिया गया तो कुल दूरी आपको सब दूरी को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका बन गया। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 5x - 2y रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। x - 2y बराबर 9, रेशियो 17 है, तो इसका मान निकालना है 9x बटा 13y, ठीक है। 9x बटा 13y का जो है वो आपको मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या है? 5x - 2y रेशियो x - 2y बराबर क्या है? 9 रेशियो 17 है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x - 2y बटा में x - 2y। देखो जिनको नहीं पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब हो जाता है बटा, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? बटा। और ये जो होता है प्रोपोर्शन यानी समानुपात, इसका मतलब होता है क्या? इक्वल, यानी कि बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बराबर है यानी कि समानुपात रहे उसका मतलब ही बराबर होता है। तो 5x - 2y बराबर कितना यहाँ पे दिया गया है? 9/17, यानी 9। रेशियो का मतलब बटा होता है, अभी जस्ट यहाँ पे बताया रेशियो का मतलब बटा होता है। तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा।
अब बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 17 में 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 85x माइनस 17 दूनी 34y होगा बराबर 34y। 9 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 दूनी 18y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 85x में से 9x को घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 76x बचेगा ना। आइए माइनस 18y ये वाला इधर प्लस में आएगा तो प्लस आएगा तो प्लस वाला बड़ा साइन है तो इसलिए प्लस 16y हो जाएगा। ठीक है, x बटे y का मान यहाँ पे निकल गया। अब 76 बटे कितना हो जाएगा 76 बटा 16, 76 बटा 16 यहाँ पे नहीं होगा। x बटे y का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे x बटा y का जो मान होगा यहाँ पे 76 नीचे आएगा और ऊपर 16 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ना 76 का मान x के साथ में पुट हो जाएगा। अगर नीचे 16 करेंगे तो फिर 16x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 76x है इसलिए 76 कहाँ आएगा नीचे और y का वैल्यू ऊपर जाएगा 16। ठीक है, अभी इसको छोटा वैल्यू बना लेते हैं। 4 से काटते हैं इसको, 4 बार में कट जाएगा 4 से, और इसको काटते हैं 19 बार में, 19 चौके 76 होता है। अब हमारा वैल्यू क्या आ गया, x बटा y का वैल्यू आ गया कितना 4 बटा 19। ठीक है, x बटा y का वैल्यू कितना आ गया 4 बटा 19। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में 9x बटा 13y का वैल्यू पूछा है तो 9x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान 13 गुना y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पे देखो 19 है तो 13 गुना कितना हो जाएगा 13 गुना 19। ठीक है, 9 चौके कितना हो जाता है 36 और 13 में 19 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा ये 247। 36 बटे 247 आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 36 बटे 247 सही आंसर है। ठीक है, देखो ये चूजन ऑप्शन जो है ना, ये चूजन ऑप्शन 1 है, इसका मतलब कि ये सही बनाया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन वाला है ना, यहाँ पे चूज ऑप्शन भी एक है। तो इस तरह से आपका SSCGD में जो है वो हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन आपके एक बार में एक बार में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अंक का भी इधर उधर बदलाव नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना कि एक डीलर ने किसी वस्तु को, ठीक है, 72 रुपये के अंकित मूल्य पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है। ठीक है ना, 72,000 रुपया के कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर कितना का छूट देती है ये 20% का छूट देती है, फिर 10% का हानि व्यय होता है उस पर। तो अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 72,000 पर कितना का छूट देता है ये 20% का, यानी कि 20% का छूट देता है तो उस वस्तु को वो 80% में बेच रहा है। ठीक है ना, मान लो कि कोई भी वस्तु 100 रुपये का है, ठीक है, हम इस पर कितना में 20% इसको हम छूट दिए तो हम कितना में बेच रहे हैं वस्तु को 80 में बेच रहे हैं ना, 80% पे बेच रहे हैं। वही बात है 72,000 में 20% छूट दे रहा है तो ये 80% पे बेच रहा है और ऊपर से इसको 10% का हानि भी हो जाता है तो 100 में से 10 यानी कि 90% इसका हो रहा है। ठीक है, 10% हानि हो जा रहा है। इसको 0 से 0 काट दो, 9 से इसको काटो कितना बार में 8 बार में कट जाएगा 8,000। 8,000 में 8 से गुना करो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 64,000। ठीक है, ये 64,000 जो आया ये क्या आया, ये 64,000 जो है ये अंकित मूल्य पर उतना छूट देने के बाद और इसका हानि के बाद जो है वो इसका विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। ये क्या हो गया इसका, समझो कि ये SP हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य 64,000 रुपया हो गया। अब बोला जा रहा है कि 440 रुपया का उसको लाभ भी चाहिए, तो 64,000 उसका विक्रय मूल्य है, उसको 440 रुपया उसको लाभ भी चाहिए। तो इसको टोटल कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए, इसको टोटल जो है वो 64,440 रुपया में बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यही पूछा जा रहा है कि अगर इसको इतना में बेचा जाए तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो इसका विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, अब इसका नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 64,400। पहले था कितना, ही खरीदा था कितना में, CP इसका कितना था, CP यानी कि कितना था इसका, CP का हो तो मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य 72,000 था। अब इसको बेचना है, इसको कितना में, सेलिंग प्राइस बेचना है कितना में, इसको 64,440 में इसको बेचना है। ठीक है, 64,440 में बेचना है तो कुल इसको लाभ कितना हुआ। ठीक है, 72,000 में ये ख़रीदा था और 64,440 में जो है वो इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो इसको कितना का जो है वो हानि होगा, तो कितना का हानि होगा इसमें आपका हो जाएगा 7600। ठीक है, घटाने के बाद में कितना आएगा 7600 का। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जिस वस्तु पर वो 440 रुपये का लाभ हो, ठीक है ना, तो उसका लाभ जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो लाभ पूछे, ठीक है, लाभ पूछे या फिर आपसे क्या पूछा जाए, छूट पूछा जाए। ठीक है ना, लाभ % या फिर छूट % पूछा जाए
तो क्या होता है, लाभ पूछे चाहे छूट परसेंट पूछे तो लाभ गुने 100 यानी कि 7600 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा ये 72,000। हमेशा क्रयमूल्य नीचे रहता है, ठीक है ना, क्रयमूल्य हमेशा जो है वो नीचे रहता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 72 से 760 यानी कि 10.5, ठीक है, 10.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये 10.5% के लाभ पर बेचेगा तब इसको 440 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो पीछे एक बार ज़रूर कर लेना, ठीक है, पीछे एक बार ज़रूर कर लेना। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो हानि हो रहा है, हाँ हानि हो रहा है क्योंकि ये मार्क प्राइस पे बेच रहा था, ठीक है, 72,000 पे बेच रहा था, लेकिन इसका रियल प्राइस कितना है 64,000 है ना। अब इसको 64,440 में बेचा जा रहा है तो इसको लाभ ही होगा। बेच रहा था पहले कितना में 64,000 में, लेकिन अब 64,440 में रियल प्राइस है इसका, तो अब इसका लाभ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्क प्राइस पे पूछता तब इसको क्या होता, हानि होता, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 10.5% इसका लाभ परसेंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि एक व्यक्ति का जो आय है वो 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। इसका आय कितना है, आय कितना है इसका, आय है 95,000, तो आय में कितना का वृद्धि, 95,000 में 18% का वृद्धि, तो इसका 18% निकाल लो 95,000 का, 95,000 का 18% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 17,000, 18 पचे 40, 17,100, ठीक है, 17,100 का ये वृद्धि हुआ किस में, आय में। तो इसका टोटल वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि होने के बाद इसका टोटल आय कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 9 10 और 1 11, यानी कि 1,12,100 इसका टोटल आय हो गया वृद्धि होने के बाद। ये कितना परसेंट का वृद्धि, 8% का वृद्धि होने के बाद, 8% प्लस का साइन वृद्धि, 8% वृद्धि होने के बाद इसका जो है वो आय कितना हो गया, 1,12,100 हो गया इसका आय, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्यय में 12% की वृद्धि होता है। पहले व्यय कितना करती थी, व्यय होता था एक व्यक्ति का जो व्यय है वो 75,000 होता था, अब उसके व्यय में 12% का वृद्धि हो जा रहा है। तो 75,000 का 12% निकाल लो यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 750 और 150 कितना हो जाएगा 900, यानी कि 9,000 का। यहाँ पे कितना का वृद्धि होगा इसका, व्यय में वृद्धि होगा 12% का है तो कितना का 9,000 का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा ये इसका टोटल व्यय 84,000, ठीक है। टोटल व्यय कितना हो जाएगा 84,000। पहले था आय 95,000 तो व्यय कितना होता था 75,000। अब नया आय 1,12,100 है तो अब व्यय कितना होता है 84,000 अब होता है व्यय, ठीक है। तो इसका अंतर देखो 95,000 था पहले आय और 75,000 था उसका व्यय, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है। इसका अंतर कितना हो जाएगा 20,000। लेकिन अब नया वाला आय और नया वाला व्यय का अंतर कितना होगा, इसका अंतर देखो तो इसका अंतर हो जाएगा कितना 28,100 रुपया का अंतर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बच कितना रहा है, पहले बचता था 20,000 अब बच रहा है 28,100, तो बचत में कितना का वृद्धि हुआ है 8,100 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। 8,100 का वृद्धि कितना पर 100 कितना पर ये 20,000 पर वृद्धि हुआ है ना, 20,000 पर जो है वो 8,100 का बचत हो रहा है 20,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे भी कटेगा, 81/2 कहे तो 40 दूनी 80, 40.5%, ठीक है ना। 40.5% का जो है वो क्या होगा बचत में वृद्धि प्रतिशत होगा, ठीक है। 40.5% का वृद्धि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि दिव्या ने एक कार, ठीक है, दिव्या जो है वो एक कार 3,50,000 में खरीदती है और 4,35,000 में बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत बहुत ही हल्का सवाल है ये, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3,50,000 और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 4,35,000 इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये बहुत फुल टॉस है, ठीक है, फुल टॉस है। यहाँ पे आराम से सीपी दिया गया है और एसपी दिया गया है, तो इसका लाभ परसेंट आप लोग निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकालो, तो लाभ कितना हो जाएगा इसका सीपी, यानी कि कोई भी चीज़ को हम 100 रुपया में ख़रीदे हैं, ठीक है, ख़रीदना सीपी होता है और बेचना क्या हो जाता है
बेचना विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाता है। 100 रुपये में खरीदे 120 रुपये में बेच दिए तो क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना क्या होता है, लाभ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम में खरीदा है 3.5 लाख में खरीदा और यहाँ पे 4,35,000 में बेच दिया तो कितना का लाभ हुआ इसको, तो टोटल लाभ हो गया इसका 85,000 का लाभ हुआ। ठीक है, 85,000 का लाभ हुआ तो 85,000 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य होता है तो 3,50,000 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 3,50,000 नीचे लेकर आ गए। अब इसका लाभ परसेंट निकालो तो इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटेगा, 3 जीरो यहाँ पे है लेकिन 3 जीरो नीचे नहीं है, 2 ही जीरो है तो 2 ही जीरो हम काटेंगे। ठीक है, 2 ही जीरो हम यहाँ पे काटेंगे। 85,000 था यहाँ पे तो हम 2 जीरो काट दिए। ऊपर में कितना है 850 और नीचे में कितना है 35 है। ठीक है, 3,50,000 85,000 गुने 3,50,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 850 बटे कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 170 बार में और ये कटेगा 5 से कटेगा 7 बार में तो 170 बटे 7। इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि दशमलव, 1 दशमलव स्थान तक सही, तो इसका 1 अंक बढ़ा के लिखा जाता है, 2 बार में कटता है लेकिन 1 अंक बढ़ा के, तो 24.3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार पीछे ज़रूर करके देख लेना। ठीक है ना, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, कॉपी कलम लेकर बैठना और जैसे बोर्ड है उसी तरह से आप लोग जो है वो सॉल्यूशन करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर देख के निकल जाओगे तो जीके जीएस का क्लास नहीं है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ज्योमेट्री से ये सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। चलो यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन बना देते हैं। ये है आपका बेलन, ठीक है, ये क्या है, ये है बेलन। इसका व्यास कितना है, व्यास इसका जो है वो पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या की बात करें तो व्यास जब 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। और इसका हाइट यानी ऊंचाई कितना है इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और किसका योग, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यहाँ पे हम योग निकाल रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πr/h होता है। यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr × h+r। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे दिया गया है, इसका उपयोग करना है। 22/7 गुने r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 7 और हाइट कितना है 2 प्लस इसको कॉस्ट में ले लेते हैं 2 गुने पाई गुने r h+r। ठीक है, h+r इसको डायरेक्ट जोड़ कर ही लिख देते हैं हम। ठीक है ना, h+r कितना हो जाएगा, h है इसका कितना, हाइट है 2 सेंटीमीटर है ना, हाइट 2 सेंटीमीटर और r कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको काट देते हैं सीधा सीधी। 22 दूनी 44 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 88 और इधर कितना हो जाएगा 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44, 44 में 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 396। ठीक है, इसको ऐड करो तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 9 8 17 1 18 के 8 हाथ में 1, 3 1 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो इसका याद रखना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो 2πr/h। ठीक है, देखो डायरेक्ट फार्मूला जितना भी जियोमेट्रिकल है ना, जियोमेट्री ज्यामितीय वाला में, ठीक है, इसका टोटल फार्मूला याद कर लेना, सिलेंडर का याद कर लेना, कोण का याद कर लेना, क्यूब का, क्यूबाइड का, घन घनाभ जितना जो है ना सबका फार्मूला रख लेना। डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे सवाल पूछ देता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr × h+r। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2πr × h+r। ठीक है, 2πr × h+r हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। यही अगर इसका आयतन की बात करें यानी कि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाता है πr² h इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको याद रखना।
ठीक है। एक एक जितना जो ज्यामितीय वाला है उसको फार्मूला को रट जाना, ठीक है। फार्मूला बेसिस पे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा, हल्का सवाल रहने पर भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। भालू की जनसंख्या जो प्रतिवर्ष एक साल में 3% बढ़ जा रहा है। यदि शहर के भालू की वर्तमान जनसंख्या, अभी जो फिलहाल का जनसंख्या है वो 21,218 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। देखो जैसे ही पहले वाला पूछेगा, इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूर्व का पूछेगा या तो 2 वर्ष पहले का पूछ देगा, या फिर 2 वर्ष बाद का, 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष बाद का, यही जो है वो 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या आपको दिया रहेगा 21,000 कितना है 218 वर्तमान जनसंख्या है। और अगर आपसे पहले का पूछे, ठीक है, अगर आपसे कितना भी वर्ष पहले का पूछे, अगर 1 वर्ष पहले का पूछता, ठीक है ना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, पहले का पूछेगा तो 100 पहले लिखाएगा, ठीक है। पहले का पूछेगा तो 100 पहले लिखाएगा, और जब 3% बढ़ रहा है ना, 3% बढ़ रहा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर बोलता है कि 3% घट रहा है तो इसमें से 3 घटा देते हैं और नीचे लिखते हैं 97। कितना वर्ष तक, 2 वर्ष तक, तो इसको 2 बार यही चीज़ आके 2 बार इसको रिपीट करेंगे। अगर ये 4 वर्ष बोलता है तो इसको हम आगे भी 4 वर्ष तक लिखते, 5 वर्ष बोलता है आगे भी 5 वर्ष तक लिखते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की, तो जैसे ही पहले का बोलेगा तो ऊपर में 100, 2 वर्ष बाद का बोलेगा तो ये जो 100 जो लिखे हैं, ठीक है ना, ये 100 कहाँ आ जाता है, नीचे में 100 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि 3% की दर से बढ़ रही है तो 100 में 3 ऐड करेंगे, घटने की बात करेगा तो 100 में से 3 को घटा देते, ठीक है। ये जो है वो पॉइंट को आपको ध्यान देना है। देखो 103 से ये कितना बार में कट जाएगा, कटने वाला अंक है, ठीक है। 103 से ये कटने वाला अंक है, कितना बार में 206 बार में ये कट जाएगा, और फिर 103 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2 पर कितना जीरो, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ पे, यानी कि 2 पर 4 जीरो, यानी कि 20,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पहले जो है वो भालू की जनसंख्या 20,000 था, अब पहला वर्ष में बढ़ा होगा कितना, पहला वर्ष में बढ़ा, फिर दूसरा वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, ये 21,218 को हो गया, यानी कि 2 वर्ष में 1,218 को जो है वो भालू की संख्या बढ़ गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदा, ठीक है ना। 180 रुपया में के गो पेंसिल खरीदा है, 180 रुपया में 40 गो पेंसिल खरीदा, 180 रुपया में 180 रुपया में फिर कितना दर्जन, 2 दर्जन पेन खरीदा, यानी कि 12 दूनी 24 को पेन खरीदा है, ठीक है। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करो, ठीक है ना, अंतर ज्ञात करना है। तो 180 रुपया में 40 गो, तो एगो के दाम कितना, तो 180/40, और अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब बीच का अंतर, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 180 रुपये में 40 पेंसिल, ठीक है ना, तो 180/40, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर 180 कितना हो जाएगा, 180/40, अंतर पूछा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, अंतर पूछा है तो। और फिर इसका भी एक पेंसिल का एक कलम का दाम 180/24, 40 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 40 थी 120, यानी कि 540 माइनस 24 बचे 120, 18 बचे 90, 900। यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाने के बाद माइनस का साइन आएगा, लेकिन इसमें माइनस प्लस लेके नहीं चलना है, ठीक है। इतना बटे कितना हो जाएगा 120, 0 से 0 कटेगा, 12 3 36, यानी कि 3 रुपया जो है वो इसका अंतर आएगा प्रत्येक कलम का दाम का, ठीक है ना। इसका भी एक कलम का दाम और इसका भी एक कलम का दाम निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर मेरा 3 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो ये पूरा का पूरा जो है ना वो हम पूरा हम बता रहे हैं एसएससी जीडी से, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं सब एसएससी जीडी का है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कब का पूछा गया क्वेश्चन है वो भी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर में होगा, ठीक है ना, हम लास्ट में आपको दिखाएँगे, ठीक है, लास्ट में दिखाएँगे। लेकिन जो भी अगर इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना, देखो जैसे प्रॉफिट लॉस, ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या होता है, मेन जो चैप्टर वो प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। ये सारे चैप्टर यानी कि 5-6 चैप्टर ऐसे हैं ना जिनका जो है वो 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि हर शिफ्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिकी मेथड से कैसे बनाना है, अगर ट्रिकी मेथड्स वाला आप लोगों को मैथ का नोट्स चाहिए, ठीक है ना, मेरा खुद का मैथ का नोट्स अगर चाहिए तब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैथ का नोट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया रहेगा, मोबाइल नंबर पे जाना और मेरे को मैसेज करना, ठीक है। मैथ्स का नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स 199 में, और केवल मैथ्स का नोट्स कितना में आपको मिल जाएगा 99 रुपया में। और जिसको PDF चाहिए, ठीक है, किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिसका PDF चाहिए 2018 का, ठीक है,
2021 का और 2022 का, ठीक है। ये तीनों साल का PDF हम आपको देंगे कितना में, 49 रुपये में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से तीनों साल का PDF जो है वो रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। 45% किस पे खर्च करता है, भोजन पर, और 5% वृद्धाश्रम पर, ठीक है, दान कर देता है, वृद्धाश्रम में दान कर देता है। तो वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल कितना खर्च करता है, तो 28,500 रुपया खर्च करता है। तो परसेंटेज में यहाँ पे देखें तो 50% खर्च करता है किस पे, 45% भोजन पे और 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है, यानी कि 50% वो खर्चा करता है। और 50% में ही है, लेकिन रुपया में कितना खर्चा करता है ये, तो 28,500 जो है वो खर्चा करता है। तो एक ही आय बताना है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का आय क्या होता है, 100% होता है। तो इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो 100% आएगा। तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 0 0 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 17 के साथ हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 57,000 रुपया उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, 57,000 रुपया जो होगा आय होगा। क्योंकि 50% 28,500 है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, तो इसका दोगुना है, तो इसका भी दोगुना कितना हो जाएगा, ये 57,000 हो जाएगा, इसका 28,500 का दोगुना, ठीक है। तो 57,000 इसका कितना हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा, उस व्यक्ति का आय। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, एक पेंटिंग को, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ज़रूर बनाना, जिनसे बन जाएगा ज़रूर कमेंट्स में करना, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो बना देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनका जो है वो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन उनसे छूटेगा, ठीक है। SSC GD में जितने भी लेवल का क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में, उनसे छूटेगा नहीं, ठीक है, अगर ये वाला जो क्वेश्चन बना देते हैं। देखो ए किसी पेंटिंग को 12 दिन में करता है, ठीक है ना। ए किसी पेंटिंग को कितने दिन में करता है, ए किसी पेंटिंग को 12 दिन में करता है, बी उसी को कितने दिन में करता है, 8 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी को कितने दिन में कर सकता है, ए करता है 12 दिन में, बी उसी को कितना दिन में करता है, 8 दिन में कर देता है, सी उसको कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। तो दिनों की संख्या लगभग में बताना है, लगभग में ज्ञात करना है, जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, केवल ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, ठीक है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि पहले दिन ए अकेला साथ करता है, मैंने पहला दिन ए अकेला काम कर लिया, इसके बाद में ए का साथ कौन दे रहा है, बी और सी, दूसरा दिन बी और सी आ गया इसका साथ देने, फिर तीसरा दिन ए अकेले करेगा, फिर चौथा दिन जो है वो ए के साथ में बी और सी दोनों आ जाएगा। इस प्रकार से जो है वो काम चलता है। तो केवल ए का काम जो है वो कितना दिन तक चलेगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो ए का काम कितना है, ए किसी काम को 15 दिन में, मतलब पेंट करने का काम है, उसको 15 दिन में पेंट कर देता है, ठीक है ना। ए 15 दिन में 12 दिन में पेंट करता है, बी 8 दिन में, सी 10 दिन में। तो टोटल काम जो है वो निकल जाएगा 12, 8, 10 का एलसीएम ले लो, 120, ये टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल काम। तो इसका ए का क्षमता निकल गया 10, 8 का क्षमता यानी बी का क्षमता कितना 15 और सी का क्षमता 12, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 15 काम करेगा, सी एक दिन में 12 काम करेगा। और काम पहले कौन स्टार्ट करता है, ए करता है पहले स्टार्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले काम ए स्टार्ट कर दिया, ए पहला दिन करेगा तो कितना काम करेगा, ये 10 दिन। और फिर दूसरा दिन जब होता है तो बी और सी दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करता है ए के साथ में, ए प्लस बी। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, अब तीनों मिल कर रहा है तो 10, 15 और 12 कितना टोटल हो जाएगा, 37 काम टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन ए अकेले करेगा 10 काम, ठीक है। फिर आएगा चौथा दिन ए प्लस बी प्लस सी फिर आएगा और फिर ये 37 काम करेगा, ठीक है ना। और फिर ए जो है वो अकेले 10 काम करेगा। इस तरह से कितना दिन हो गया, ये पहला दिन हो गया, ये आपका पहला दिन, ये दूसरा दिन काम चलता है, ये तीसरा दिन काम चला, ये चला चौथा दिन काम और ये चला 5वां दिन काम। अब थोड़ा काम भी जोड़ लेते हैं क्योंकि काम मेरे पास टोटल 120 है, 120 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 10 और 47 और यहाँ पे भी 47 और 47 कितना 94 और 10 टोटल कितना हो जाएगा, 94 और 10 कितना हो जाएगा 94, 6, 100 और 4, यानी कि 104 काम जो है वो 5 दिन में 104 काम हो गया। 16 काम और बचा हुआ है, ठीक है ना। 104 काम इन लोग कर दिया कितना दिन में,
ये तीनों मिलके, ठीक है ना, 5 दिन में 104 काम कर दिया, तो बच गया कितना है अब 16 काम और बचा हुआ है। तो 16 काम करेगा तीसरा दिन कौन, ये अभी तीनों आएगा A + B + C, तो तीनों करता है एक दिन में 37 काम, लेकिन काम तो है 16 गो, तो कितना दिन में ही कर देगा। तो देखो यहाँ पे टोटल A का बोला जा रहा है, ठीक है। A द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। A द्वारा इस दिन पेंटिंग किया, पहला दिन, फिर यहाँ पे दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और यहाँ पे पाँचवा दिन, यानी कि 5 दिन और यहाँ पे लगभग में बताना है। तो यहाँ पे देखो ना ऑप्शन में, यहाँ पे 8 दिन है, ये भी नहीं होगा। 4 दिन है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम 5 दिन तो टोटल काम गिन लिए हैं, पॉइंट में होगा उसका, तो 5 दिन के बाद है ना पॉइंट होगा। यहाँ पे 7 दिन, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 5.4 दिन लगभग में ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.4 दिन जो है वो A का काम पेंटिंग चलेगा, ठीक है। किसका आंसर आया होगा थोड़ा ईमानदारी से जो है वो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना ईमानदारी से, किसका ये वाला सवाल जो है वो बन गया। चलिए आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 देखना, महिला वाला सवाल आ गया कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो छोड़ के भाग जाते हैं। काहे कि बोलता है सबके टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो देखो टाइम कैसे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। महिलाएं के लिए हम F लिखेंगे, तो 5 गो फीमेल, ठीक है ना, 5 गो फीमेल जो है वो कितना दिन में काम कर देता है, 8 दिन में काम पूरा कर सकती है। और 8 गो चिल्ड्रेन, C लिखेंगे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चा, 8 गो चिल्ड्रेन जो है वो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2 महिला और 4 गो बच्चा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि 5 गो जो महिला है वो 8 गो काम करती है, 8 दिन काम करती है, ठीक है। और इसी के बराबर में वही कमवा के कौन करता है, बचवा करता है, वो 10 दिन में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 F हो जाएगा, और इधर 10 × 8 = 80 चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना, 80 C हो जाएगा। अब देखो F/C का वैल्यू कितना हो जाएगा, F/C का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा, तब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 F होगा, यहाँ पे होगा ना। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 C हो जाएगा, यहाँ पे 80 C है क्योंकि यहाँ पे 40 F है, ठीक है। अब इसको छोटा वैल्यू बनाते हैं, तो इसको छोटा वैल्यू बनाएंगे तो 40 से ही 2 बार में कटेगा, 40 से ही 1 बार में कटेगा। अब सीधा सीधी कह दो कि F का मान 2 और C का मान 1 आ गया है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, इतना पार्ट समझ में आ गया। तब आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये जो है ये फीमेल है, ये कोची है, ये F हम लिखे जो है वो महिला को इंडिकेट करता है, और C जो लिखे हैं वो बच्चा को इंडिकेट करता है, ठीक है, चिल्ड्रेन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये एक महिला का क्षमता जो है काम करने का कितना है, एक दिन में 2 गो काम करती है। एक महिला, ध्यान से सुना, एक महिला एक दिन में 2 काम करती है, ठीक है। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम करती है, और एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। ये जो है वो क्या है, ये कार्य क्षमता है। ये क्या है, ये कार्य क्षमता है। ये जो 2 और 1 जो लिखे हैं वो महिला का कार्य क्षमता का मतलब कि एक दिन में कार्य करने का क्षमता, और चिल्ड्रेन का क्षमता मतलब कि इसका एक दिन में कार्य करने का क्षमता कितना है, 1 काम है। अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में कुल कार्य, ठीक है ना, कुल काम हम निकालेंगे। अब कि कुल काम जो है वो कितना है, पता तो चलना चाहिए कि कितना काम करना है, इसी अंदाजे तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो कुल काम चाहे कोई भी वैल्यू पे निकालो, 5F पर या फिर 8C पर निकालो, ठीक है। देखो हम किस पे निकालते हैं, इसी पे निकाल लेते हैं, 5F पर निकालते हैं। तो 5F का मान कितना है यहाँ पे 2, यानी कि 1 महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 महिला 5F इस पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 महिला, यहाँ पे ध्यान से सुना कि 1 महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 महिला 2 को काम करेगी। कितना दिन काम कर रही है, 8 दिन काम करे तो 8, यानी कि टोटल कितना काम हो जाएगा, 8 दूनी 16 × 5 = 80 को काम हो जाएगा, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा। हम इस पे निकाले हैं। अब कोई बोलेगा कि सर इस पर भी निकाल दो, तो चलो इस पर भी निकाल देते हैं। इसका भी कुल कार्य देख लो, सेम आएगा। कुल कार्य इसका भी निकालते हैं तो 8, और यहाँ पे बचवा के कितना है क्षमता, 1 है ना, तो 8 × 1 करेंगे। और ये कितना दिन तक करता है, ये 10 दिन तक करता है, तो यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 1 × 8, यानी कि 80 काम यहाँ पे भी। यानी कि टोटल काम चाहे आप कोई पे भी निकाल लो, फीमेल पे निकालो या फिर बच्चा पे निकालो, टोटल काम उतना ही आएगा। हमको पता चल गया टोटल काम कितना है, 80 को टोटल काम है। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे 2F है, ठीक है। 2F क्या, 2 महिला है ना, तो यहाँ पे महिला के बारे में F लिखेंगे, और बच्चा के बारे में हम यहाँ पे बच्चा के लिए इंडिकेट करेंगे C, यानी कि 4 गो C। 2 गो महिला और 4 गो बच्चा मिलके जो है वो
कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा गया है। तो दो और एफ़ का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एफ़ का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 गुने कुछ ही लिखेंगे यहाँ पर 2, एफ़ का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे 4 और गुने चिल्ड्रन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, चिल्ड्रन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यहाँ पे और इसका 4 कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 गो हो जाएगा। और टोटल हमारा काम 80 गो था, अब टोटल 8 गो यहाँ पे आदमी हो गया। आदमी का है कि मतलब कि बच्चा और चिल्ड्रन सब मिला के टोटल के गो हो गया, 8 गो हो गया। अब टोटल काम हमारा 80 गो है और 8 गो मजदूर से करवा रहे हैं, तो के दिन में कम हो जाएगा, तो 10 दिन में काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, ठीक है, वीडियो को पीछे करो और एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग फंस रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस रहे होंगे कि ये जो है वो कार्य क्षमता क्या होता है। तो हम जैसे कार्य क्षमता बता दें कि अगर आप एक दिन में देखो, एक दिन में आप 2 रोटी खाते हो तो 2 दिन में के गो रोटी खाएगा, 2 दिन में 4 गो रोटी खाएगा। अगर हम बोलें कि एक दिन में जो है वो तू 2 गो सुबह में 2 गो शाम में रोटी खाता है, ठीक है ना, तो 2 दिन में के गो रोटी खाएगा, कहने का मतलब कि 2 दिन में, तो पहले का दिन 2 गो सुबह में, फिर दूसरा दिन 2 गो शाम में, फिर दूसरा दिन 2 गो सुबह 2 गो शाम, यानी कि 8 रोटी खा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है महिला, एगो महिला जो है वो एक काम को 2 दिन में करती है, एक बच्चा एक काम को 1 दिन में करता है, ठीक है ना, उसी काम को 1 दिन में करता है। तो यही इसी प्रकार से जो है वो महिला वाला और वाला भी इसमें क्वेश्चन आता है कि 5 महिला अथवा 8 बच्चे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो चैप्टर हम करवाएंगे टाइम एंड वर्क में, उसमें हम आपको बता देंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आया है SSC GD में, उस तरह का भी क्वेश्चन आया है, आएगा, भेंट होगा, मुलाकात होगा, उस क्वेश्चन से सोल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, बहुत तंग किया है ये SSC GD में, बहुत सारे लड़का को जो है वो ये क्वेश्चन तंग करके रख दिया, ठीक है। और हर शिफ्ट में ये वाला आ रहा था, ठीक है ना, हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखना आगे हम शिफ्ट, जितना भी शिफ्ट है ना, 76 को शिफ्ट है, 76 शिफ्ट का हम क्वेश्चन करवा देंगे। बस आप लोग जो है वो वीडियो में बने रहना शुरू से लास्ट तक, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आपको लगता है कि हाँ सर ऐसा नहीं, हाँ भैया ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग सजेशन देना कमेंट्स बॉक्स में। आपके लिए कमेंट्स जो है वो बिल्कुल खुला है, ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, गाली गलौज जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है, आपकी मर्जी। देखो इसका चतुर्थ अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसमें 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा प्रथम अनुपात, फिर पूछेगा द्वितीय अनुपात, या तो पूछेगा द्वितीय अनुपात या फिर मध्य अनुपात, दोनों एक ही होता है, ठीक है, तृतीय अनुपात या फिर चतुर्थ अनुपात। यहाँ पे चतुर्थ अनुपात पूछा है तो सबसे पहले चतुर्थ अनुपात निकालते हैं। जब आपसे पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, BC/A। BC क्या हो जाएगा, तो इसको A मानो, इसको B मानो और इसको C मानो। तो BC/A करो ना, BC कितना है, √8 है B और गुना में √21 है C, और √A का मान कितना हो जाएगा, A का मान √6 है। अब इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुना में कितना 3 गुने 7, इसको भी नीचे तोड़ो √6 को, तो √2 गुने 3 हो जाएगा। अब देखो √2 से ये वाला तो कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 भी कट जाएगा। अब ये जो 2 और 2 जो है वो 2 और 2 बाहर आएगा ना, 1 मिनट थोड़ा सा लगाते हैं चार्ज में। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, अगर हम रूट के अंदर में 2 और 2 लिखे हैं, इसका मतलब क्या, 2 और 2 जब हम लिखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जो है वो 2 बाहर आएगा, ठीक है ना, रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको √2 को जो है, √2 और 2 को तोड़ने पर 1 जो है वो बाहर आएगा, तो चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुने कितना हो जाएगा, ये √7 केवल बचा है, तो 2 √7 हो जाएगा, ठीक है। 2 √7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सवाल जो है वो स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, दूरी और समय से वो जो है वो सवाल है आपका। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं। एक कार जो है वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। एक कार 5 घंटा में कितना दूरी करती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति, सामान्य गति कितना था उसका, सामान्य गति था कितना, 5 घंटे में 240 किलोमीटर, तो इसका गति निकालो। गति कहने का मतलब क्या है, चाल, ठीक है ना, गति कहने का मतलब
गति कहने का मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। तो दूरी कितना है 240 है और समय कितना है 5 घंटा है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 अठे 40, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, कार का स्पीड है। लेकिन सामान्य गति इसका कितना है, सामान्य गति 48 है, लेकिन अब वो आधा गति से यात्रा करता है, ठीक है ना। जब आधा गति से इसका गति आधा हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। अगर इसका गति जो है यानी चाल अगर हम आधा कर दिया जाए तो इसका समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले लगता था 5 घंटा, तो अब लगेगा कितना 10 घंटा, यानी कि 5 घंटा अधिक लग रहा है। तो वही तो पूछा जा रहा है कि उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले लगता था कितना, पहले था 5 घंटा, अब लग रहा है 10 घंटा, तो कितना अधिक लग रहा है, 5 घंटा अधिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% की छूट देता है और उसके बाद ही 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना, देखो 100 रुपया, मान लो कि किसी वस्तु का जो है वो प्राइस कितना है 100 रुपया है, इस पर वो 40% का छूट देता है, ठीक है ना। कितना का छूट देता है वो, 40% का वो छूट देता है। तो छूट देता है 40% का, तो कितना में बेच रहा है, 60 रुपये में बेच रहा होगा। 40% का छूट दे रहा है तो 60 रुपये में बेचा और 20% उसका जो है वो लाभ प्राप्त हुआ। तो 20% जैसे ही लाभ में अगर छूट बोला तो 100 में से उतना घटाएंगे, अगर लाभ बोला है तो 100 में उतना ऐड कर देंगे, सिंपल बात। 60 दूनी 120, 2 से इसको काटेंगे 50, यानी कि उसका जो है वो कितना हो जाएगा 50 रुपया उसका क्या था, अंकित मूल्य था, ठीक है। 50 रुपया जो है वो उसका क्या था, उसका अंकित मूल्य था। सॉरी 50 रुपया अंकित मूल्य नहीं था, वो 50 रुपया उसका क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। अंकित मूल्य तो कितना था 100 रुपया था और 50 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य था, ठीक है ना। जिस पे वो 40% का छूट दिया अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पर होता है। अब बताना कि ये 100 रुपया जो है वो अंकित मूल्य है और यहाँ पे 2400 रुपया अंकित मूल्य दिया है, यानी कि कितना दोगुना है, 24 गुना जो है वो 24 गुना दोगुना 24 गुना इसका अंकित मूल्य है। तो जब इसका 24 गुना अंकित मूल्य है तो इधर भी इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 24 गुना हो जाएगा। तो 24 पचे 120, यानी कि 1200 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेना, किसी वस्तु को 100 रुपया में इसका क्या है, अंकित मूल्य है, इस पर 40% का छूट होता है तो 60 रुपये में बेचा जाता है। अब 20% का लाभ भी प्राप्त करता है, यानी कि 120 का। तो 60 दूनी 120, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, यानी कि उस वस्तु को खरीदा होगा दुकानदार कितना में, प्राइस है कितना उसका, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, उस वस्तु पर अंकित होगा 100 रुपया, लेकिन उसको खरीदा है कितना में दुकानदार, 50 रुपया में, ठीक है ना। 50 रुपया में खरीदा, अंकित था कितना 100 रुपया। उसी प्रकार से यहाँ पे अब सवाल देखा जाए तो 2400 किसी वस्तु का अंकित है, यानी कि उसका 24 गुना है 2400, तो इसका भी 24 गुना कर दो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये जो 1200 निकल कर आएगा उस दुकानदार का क्रय मूल्य भुगतान करना होगा 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर नहीं समझ में आया ना तो क्लास पूरा करना होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो क्लास पूरा करना होगा, नहीं तो फिर आप मैथ्स का नोट्स ले लो, आप उससे भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो पूरा शुरू से बता नहीं सकते हैं। अगर क्लास नहीं देखो तो क्लास भी उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। जाता है कितना के स्पीड से, ये जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और आता है कितना के स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आपको क्या निकालना है, औसत चाल। जब भी औसत चाल की बात करें, ठीक है, जब भी औसत चाल की बात करें और यहाँ पे केवल आपको चाल पता रहे, ठीक है, आने और जाने का केवल चाल पता रहे, तो आपको क्या लगाना है 2ab बटे क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। 2ab बटे a प्लस बी, 2 इंटू a का मान 64 और b का मान कितना 16, a प्लस बी यानी कि 64 16 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 64 16 जोड़ेगा तो 80 हो जाएगा। इसको काटो 16 पचे 80, यानी 64 दूनी कितना 128 बटा में 5, कितना आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 28 बचेगा तो 5 पचे 25
और 5 36 यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड है, औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला याद रखना, औसत चाल जब आपको केवल क्वेश्चन में चाल दिया रहे, आने और जाने का चाल दिया रहे, तो 2ab/a+b आपको कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखना क्वेश्चन 16 नंबर। ये जो घंटी वाला जो क्वेश्चन है ना कि 5 घंटियाँ 9 बजे एक साथ बजती है, इतना सेकंड 24 36 और 45 सेकंड, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 18 24 36 और 45 का अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम जो अगर निकालने पर इसका एलसीएम आ जाएगा 360 सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में है तो एलसीएम भी कितना में आएगा, 360 सेकंड। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना, 6 मिनट, यानी कि ये पाँचों क्यों घंटी है जी, 5 घंटी है। हाँ, तो 5 घंटियाँ जो है वो 9 बजे 7 बजती है, 9 बजे एक साथ बजती है, तो पुनः जो है वो 9:06 में, ठीक है, 9 बज के ये जो 6 मिनट निकाले लघुत्तम से, ठीक है, एलसीएम से, तो 9:06 में ये फिर से एक साथ बजेगी। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल के और उसको सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में है तो उसको मिनट में चेंज कर देना है और इसके बाद में आंसर पे टिक लगा देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपया हो जाएगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 80,000। ठीक है, प्रिंसिपल 80,000 है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाता है, अगर हो जाता है इसका मतलब कि वो मिश्रधन है। ठीक है, इतना है। और इसका रेट कितना है, रेट की बात करें तो 10% है। ठीक है ना, देखो सारा जो खेल है ना वो रेट में ही छिपा रहता है। ठीक है, सारा खेल किस में, रेट में। तो रेट को 10% यानी कि 10 बटे कितना 100 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया तो 1 और 10, 1 बटे कितना बचा, 1/10। तो 1/10 जो है इसको हम 11/10 अगर लिख देंगे, ठीक है ना, 11/10 अगर लिखेंगे तो 11 जो है वो अमाउंट को सूचित करता है यानी मिश्रधन को, और 10 जो है वो किसको सूचित करता है, 10 जो है वो मूलधन को सूचित करता है, पी को। फिर से ध्यान से सुनना, रेट 10% था, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको कितना आ गया 1/10, इसको हम लिख सकते थे कितना 11/10 अगर लिखेंगे, 10 और 1 कितना, इसको जोड़ दो, 10 और 1 11/10, तो 11 जो आया वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा और जो नीचे रहेगा 10 वो हमारा क्या है, मूलधन हो जाएगा यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये जो ये दोनों का अंतर कितना, 1, ये दोनों का यानी कि प्रिंसिपल और मिश्रधन का अंतर, प्रिंसिपल और मिश्रधन का अंतर कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, सब खेल यहीं पे आपका होता है। तो देखो यहाँ पे P और A, ठीक है, P और A, P कितना है 10 और A कितना है मिश्रधन 11। अगर हम 10 का पावर 4 करेंगे और 11 का भी पावर 4 करेंगे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो 3 से नहीं होगा, काम चलेगा, 4 करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन में 3 है भी नहीं। ठीक है ना, 2 वर्ष से काम चलेगा नहीं। तो 10 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पर 4 को 0, और 11 का पावर 4 कितना हो जाता है, 11 का पावर क्यूब 1331, और 1331 में जब 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14,641, 14,641 होता है 11 का पावर 4 का मतलब 14,641। अब ये किसका वैल्यू है, P का वैल्यू है ना, ये P का वैल्यू है और ये किसका है, A का वैल्यू है। और हमको पता है रियल में क्या है, रियल में हमको पता है कि P का मान कितना है, P का मान 80,000 है और यहाँ पे P का मान कितना है 10,000 है। तो जब हम इसमें 8 से गुना करेंगे तो हमारे P का मान आ जाएगा ना 80,000, पहले वाला जो क्वेश्चन के अनुसार। अभी P का मान के चले हैं तो P का मान कितना है 10,000, लेकिन हमारा राशि कितना है, P का मान 80,000, तो 8 गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसमें भी 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, मिश्रधन जितना है उतना आ जाना चाहिए। 8 से गुना करोगे तो पक्का 1,17,128 आपका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो पावर आप दिए हो यही आपका क्या, किसका काम कर रहा है, ये टाइम का काम कर रहा है, यानी कि यही आपका समय का काम कर रहा है। मतलब कि 4 वर्ष जो है वो इसका समय हो जाएगा। 4 वर्ष में जो है वो 80,000 की राशि 10% के ब्याज के दर पर 1,17,128 रुपया हो जाएगी। ठीक है, सब खेल जो है वो किसका है, रेट का रहता है। ठीक है ना, इसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज हम क्लास करवाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना, उसमें बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो ट्रिकी मेथड से करेंगे। एक मेथड से ना समझ में आए 2 से 3 से, मतलब हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 2-3 मेथड से आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे नोट्स को लिए भी थे पिछला बार में और बहुत सारे लोग को सक्सेस भी मिला इस बार। ठीक है ना, तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप लोग वहाँ से
परचेज कर लेना, ठीक है। या फिर कमेंट्स में भी कर लेना आप लोग बात, कमेंट्स का रिप्लाई भी दे देंगे, अगर नहीं दे पाएँ तो आप मैसेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, देखो एक शंकु है, ठीक है ना, ये शंकु है, ठीक है। ये आपका शंकु है। जब भी पिघलाने की बात करें तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। पिघलाने के बाद बेलन बनाया जा रहा है, इसको पिघलाने के बाद क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है। तो जब भी पिघलाने की बात करेगा हमको चुपचाप क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका शंकु का वॉल्यूम और बेलन का वॉल्यूम, अभी जस्ट बेलन का वॉल्यूम का हम फार्मूला बताए थे। तो शंकु का वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है 1/3 πr²h। शंकु का क्या हो जाता है 1/3 πr²h, और इसका कितना हो जाएगा आयतन, इसका आयतन हो जाता है πr²h। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया क्या 1/3 r²। r इसका कितना है, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो r², और हाइट कितना है 15 है, ठीक है। इसके बराबर में क्या होगा, इसका r², और इसका हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर जो है वो इसका हाइट है, गुना में 45, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में, तो 9 × 27 यानी कि 3 × 9 × 15, और ये 45 आ जाएगा नीचे बराबर में r²। इसको काट दो, 15 × 45, 3 से 3 कट जाएगा, r², यानी कि r² का मान कितना 9, स्क्वायर हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है, इन्हें की अधड़किए मार देना ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि बेलन का व्यास पूछा है कि बेलन का त्रिज्या पूछा है, तो आपका r का मान आया है ना 3, आपसे पूछा है व्यास का मान, तो व्यास यानी कि डायमीटर बराबर क्या होता है 2r होता है, तो 2 × 3 यानी कि 3 दूनी कितना 6 सेंटीमीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो कितना चालाकी किया है, 3 सेंटीमीटर भी आंसर दिया है। जो ध्यान नहीं देगा कि बेलन का व्यास पूछा है तो मार देगा इसी में और कहेगा कि हम तो सही बना के आए हैं, मेरा तो वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, या तो बनावल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या है कि मोहन एक टेबल को इतना रुपये में बेच रहा था, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। बहुत ही फुल टॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, लल्लू सवाल है एकदम। देखो इसका बनाओ, सेलिंग प्राइस इसका कितना है 2832 है, इसका लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट P% कितना है 18% है, मतलब कि 118 का मान कितना है 2832, ठीक है ना। लाभ हो रहा है यानी कि 118, लाभ में हमेशा लाभ क्या बोले कि हमेशा जब लाभ की बात करें तो 100 में ऐड करना है, हानि की बात करें तो 100 में से उतना को घटा देना है। तो 118 का मान है 2832, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो आपसे 100% का मान पूछ रहा है ना, तो इसका 1% का मान निकालो। 118% का मान इतना है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 118 से ही कट जाएगा, पूरा कितना बार में कट जाएगा, ये कटेगा आपका 24 बार में, तो 1% का मान आ गया 24। हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो 1% का मान 24, तो 100% का मान कितना, तो 100 में गुना करेंगे, तो इधर में 100 में गुना कर दो तो 24 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखो लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, क्वेश्चन नंबर 20, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, जो 1 से कट जाए और जो स्वयं से कटे, ठीक है, जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी कौन सी 40 और 50 के बीच में कितनी संख्या है, तो एक हो जाएगा 41, एक हो जाएगा आपका 43, 45 नहीं होगा क्योंकि 9 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा, हाँ 47 हो जाएगा, 48, 49 तो 7 से भी कटेगा। तो यही 3 गो संख्या है, 41, 43 और 47, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो ये जो SSC GD का जो है ना वो पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, हम आपको 2022 का क्वेश्चन आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक है। देखो इधर पूरा का पूरा यहाँ पे मैथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा रीजनिंग का भी हम आपको क्लास पहले ही दे दिए हैं, PDF में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेबल GD इन CAPF, ठीक है, SSF राइफल एंड GD के कब का एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पे देख रहे हो 10 तारीख पहला महीना 2023 का है, ठीक है। 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और ये पहला शिफ्ट का है,
ठीक है। 10 तारीख वाला में पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। फिर हम आएंगे लेके आपका सेकंड शिफ्ट, इसके बाद में थर्ड शिफ्ट, मतलब एक दिन में कितना शिफ्ट होता था उस सब शिफ्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में या फिर हमें नंबर पे जो है वो ज़रूर संपर्क कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का PDF चाहिए 3 साल का, पिछले 3 ईयर्स का, तो 49 में। केवल मैथ्स का नोट चाहिए, ट्रिकी मैथ्स का, तो वो केवल 99 में। जिसको ऑल सब्जेक्ट्स का नोट चाहिए उसको 199 में, ठीक है। मैसेज कर देना, जिसको अति आवश्यक होगा वही लेना, ठीक है। फालतू के पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।